तो आज रेस्पिरेशन शुरू करना था, ठीक है। तो आपको लाइम वाटर टेस्ट तो पता ही होगा, हम क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, है ना। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, अभी हम आएंगे इसकी ऑफिशियल मतलब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे, मगर जर्नली हम क्या होता है, सांस लेना और सांस लेने के जो अंदर होता है हमारे शरीर में, उससे रिलेटेड बातें, ठीक है। फ़िलहाल आपको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो क्विक लाइम में अगर आपको पता होगा, लाइम वाटर में क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस करा था, है ना, मिल्की टर्न हो जाता है वो। तो वही हो जाएगा जब हम एयर ब्लो करेंगे तो, ठीक है। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेशन, तो आपने देख ली होगी होप आप वीडियो वाली, हमने बढ़िया से एकदम न्यूट्रिशन पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बताया था इसमें, है ना। द फूड मटेरियल टेकन इज इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज़ यूज्ड इन सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो इतना तो चलो समझ में आता है कि खाना हमने खाया और फाइनली जाके विलाई से बाकी ब्लड वेसल्स पे सप्लाई हो गया और खाना शरीर पे चला गया, है ना। खाना तो नहीं कहेंगे, ब्रेक डाउन होके बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल बन के या कंपाउंड बन के हमारे शरीर में चला गया। अब बात करते हैं, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सम यूज़ अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब एनर्जी मिल गई हमें एक तरह से, है ना, तो एनर्जी का ब्रेक डाउन भी करना होगा फर्दर। तो होता क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो कोई तो ऑक्सीजन का यूज़ करता है और कोई जो है वो ऐसा काम करता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। तो पहला काम है हमारा ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है। अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। ध्यान से समझना, ग्लूकोज जो है अगर आप इसका नेट पे फार्मूला सर्च करोगे तो C6H12O6 होता है ना। अब इसको ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ना पहला काम है हमारा। अभी पायरुवेट का भी फर्दर ब्रेक डाउन होगा, बस ध्यान देना कि पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। नीचे अभी इक्वेशन आएगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो ये अभी सेल के अंदर हो रहा है, ग्लूकोज पहुंचा दिया है सेल के अंदर। ये समझ में आया ग्लूकोज कैसे पहुंचा सेल के अंदर। अब उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल में। फॉर्मूला याद है मीथेन का, मीथेन में क्या होता है CH4, इथेन में क्या होता है C2H6, तो इथेनॉल में C2H5OH, है ना। ऐसे फार्मूले बनाने बताए थे मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में, कार्बन कंपाउंड में, है ना। तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये वाला प्रोसेस जो होता है कि पायरुवेट जो है वो इथेनॉल में बन जाता है, ये तो यीस्ट में होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन के टाइम पे। यीस्ट क्या होता है, तुम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे पता था पहले तक, बस हाँ खमीरा बोलते हैं इसको, है ना, खमीर या खमीरा। तो अगर आपको हिंदी में आपको या समझ में आ गया कि हाँ यीस्ट मतलब ये होता है तो ठीक है, नहीं तो हम कम यूज़ करते हैं ये। वो जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं जो मैदे के साथ काम करते हैं ना, भटूरे बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, वो काम आता है इसका, ये भी बताएंगे क्यों, है ना। फ़िलहाल तो अगर आपको जानना है ईस्ट के बारे में तो सर्च करो, नेट पे मिल जाएगा कैसा दिखता है। छोटे छोटे गोले होते हैं और घरों में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के टाइम पे ऐसा होता है ईस्ट में, ठीक है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब देखो जैसे कैटायन और एनायन था ना, तो एक नेगेटिव एन आ गया मतलब नेगेटिव आ गया है कुछ, है ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, इतनी बात समझ में आती है। तो ये प्रोसेस जो फर्मेंटेशन का है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। यानी जब तुमने देखा होगा जब मैदे के ऊपर यीस्ट डालते हैं तो फिर पन्नी से ढक देते हैं उसको कि अंदर हवा न जा पाए, ढक के रख देते हैं या कपड़े से ढक देते हैं टाइट की कि हवा ना जा पाए, है ना, तभी एनारोबिक होगा। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो पता ही है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। तो पायरुवेट का टूटना, ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प से, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अभी ग्लूकोज जब पायरुवेट में बना था तो वो साइटोप्लाज्म में था। ये पॉइंट्स नोट करते जाओ, ठीक है। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब क्या हुआ, पायरुवेट जो है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। द अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है, पानी है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। यहाँ पे हम जब देखो, हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने मुंह पे पन्नी चढ़ा दी तो मर ही जाएंगे हम, है ना। तो हमको तो ज़रूरत होती है उसकी, ऑक्सीजन की, है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। और एनारोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती या एयर का कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज़ अ लॉट ग्रेटर देन एनारोबिक प्रोसेस। तो एक बात तो फैक्ट है भाई कि हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा बनती है ना। एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा बनती है एनर्जी एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक प्रोसेस। समटाइम व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल, other pathway for breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid. अब देखो क्या क्या लॉजिक बनते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम जैसे दौड़ते हैं, ठीक है, तो अब सांस तो उतनी ले रहे हैं, मतलब थक जाते हैं वो अलग बात है, फिर भी पूरे शरीर को चाहिए प्रॉपर ऑक्सीजन, ठीक है। बैठे हैं तो चलो मिल जाएगा सफिशिएंट, है ना। अगर भाग रहे हैं तो ज़्यादा चाहिए होगा। अब इतना तो है नहीं हमारे पास जितने तेज़ हम भाग रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे मसल सेल्स में क्या होगा, पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो जाएगा मगर ऑक्सीजन की बिना प्रेजेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं पाया टाइम पे, है ना। तभी तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है। तो एक लैक्टिक एसिड बन जाता है जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है। और इसी के कारण हमारे पैरों पे क्या होती है, क्रैम्प आ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है ना। वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो इसलिए प्रॉपर सांस लेना है जिस हिसाब से भाग रहे हो, है ना। या एकदम एग्रेसिव नहीं करना कि बहुत तेज़ भाग गए, सांस ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा सोचना मत कि भाई, अब कुछ लोग होते हैं जैसे उनको पता नहीं होता ना कि वो बिना सांस लिए तेज़ भागते हैं, मतलब कम सांस लेके तेज़ भागते हैं, कुछ नहीं होता। मगर ये बात सुनने के बाद फिर उनको भी कुछ हो जाएगा, वो भी सोचेंगे मेरे पैर पे दर्द हो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा मत सोचो, जो भी होता है वो लॉजिक के साथ होता है ना। लॉजिक आपको मैंने समझाया है। फिगर देख लो, ये काफ़ी अच्छी फिगर है, बहुत कुछ सिखा देती है। ग्लूकोज बनता है पायरुवेट में साइटोप्लाज्म के अंदर। अभी फार्मूले वगैरह नहीं लिखे हैं इन्होंने, तो अच्छी बात है, वरना इनके फार्मूले होते हैं तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूट जाते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल में साइटोप्लाज्म के अंदर, और एनर्जी क्रिएट होती है। अभी एनर्जी के बारे में भी बताएंगे आपको। ये सब एनर्जी का कमाल है जिससे हम जीवित हैं, है ना। अब पायरुवेट अगर ऑक्सीजन नहीं है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो इथेनॉल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन है मगर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब एक टाइप से लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कमी पड़ रही है, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, देखो शरीर को एनर्जी तो चाहिए। दौड़ रहे हो तो फिर तुम ऐसे ही तो कुछ नहीं होगा, एनर्जी तो निकालनी है। तो दूसरा तरीका निकाला इन्होंने कि लैक्टिक एसिड बना दिया। अब भगवान ऐसा कुछ कर देते कि उससे भी अच्छा मतलब लैक्टिक एसिड से भी कोई ऐसी चीज़ बन जाती, मतलब लैक्टिक एसिड की जगह पे कोई और ऐसी बढ़िया चीज़ बन जाती जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती, तो हम फिर कभी थकते ही नहीं, है ना। कभी मतलब पैर पे दर्द ही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हम नॉर्मली करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। ये सारा खेल किसका है, एनर्जी का है। हमारे शरीर को एक ऐसी एनर्जी चाहिए जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं। तो ये था हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो अब देखो एनर्जी के बारे में जानते हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। तो एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए वो एनर्जी काम आती है, विच इज़ यूज एज अ फ्यूल टू ऑल एक्टिविटीज़ इन द सेल। तो एटीपी एक ऐसा फ्यूल है जो गाड़ी में पेट्रोल के समान है। पेट्रोल डालोगे गाड़ी चलेगी, है ना। या तो फ़ोन की चार्जिंग करोगे तो फ़ोन चलेगा, ऐसा कुछ। तो एटीपी इज़ ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन डिराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है ना। मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज़ होती है। जैसे लाइम वाटर जब हम
क्या करते हैं, लाइम के अंदर वाटर में ऐड करते हैं, है ना। जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, गर्म हो जाता है। एंडोथर्मिक यानी ठंडा हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं, जब आसपास की हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो। ठीक है, तो एटीपी जो है वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है और जिसकी वजह से हमारा सेल काम करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एटीपी है क्या। ठीक है, तो एनर्जी करेंसी बोलते हैं हमारे सेल की इसको, कि तुम पैसे दो तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। तो वो पैसे असल में हमारा एटीपी है सेल के अंदर। तो एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ मोस्ट सेलुलर प्रोसेस है, यानी सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एनर्जी जो रिलीज़ होती है ना रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो यूज़ होती है टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए किससे, एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ठीक है, अभी फार्मूला नहीं बताया इसलिए पी लिख दिया है, अगर आप समझ जाना। तो एडीपी और फॉस्फेट में जब एनर्जी मिलती है तो एटीपी बनता है ना। एडीपी और पी में बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से एटीपी बनता है। पी मतलब फॉस्फेट है यहाँ पे। एंडोथर्मिक processes in the cell then use this ATP to derive the reaction। ठीक है, सॉरी, ड्राइव द रिएक्शन। तो रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए इस ATP का यूज़ होता है। when the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent is 30 kilojoule approximately per mole is released। तो अब इतनी एनर्जी रिलीज होती है। थिंक हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, तो जैसे बैटरी है, बैटरी से क्या क्या नहीं हो जाता। आप पंखा चला सकते हो, है ना, आप बल्ब जला सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है, सो ऑन। जैसे बैटरी से तुमने साइकिल चलाई, साइकिल से क्या हुआ, बिजली बन गई, ऐसे करके कुछ। ठीक है, सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज इन द सेल टू फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो ये एटीपी जाने कि वो क्या काम करेगा। ठीक है, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग काम। मसल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर देगा मसल्स को, या प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, या नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़। ठीक है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। अब एरोबिक के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज़ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा इंसानों को या जानवरों को जो भी ऑक्सीजन लेते हैं कि सफिशिएंट इनटेक हो। आजकल हमें क्या है, हमें तो पता तक नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं। सही बात है कि नहीं, इतनी छोटी सांस हो गई है ना। पहले मतलब एक टाइप से ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएंगे तो फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे, लेंगे तो ज़रूर, मगर एक बार आप लेके देखो, ऐसे लोग सांस की प्रॉपर वे में, है ना। हम थोड़े सी लेते हैं और जैसे हम पलक झपकाते हैं वैसा कुछ सांस लेते हैं हम। तो सफिशिएंट इनटेक होगा तभी सफिशिएंट मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी प्रोड्यूस कर पाएंगे और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होगी, है ना। सुबह योगा में बैठना पड़ता है हमें बढ़िया से सांस लेने के लिए, उसको दिनचर्या में डालो। ऐसा नहीं कि बहुत ही लंबी सांस ले ली, एक मीडियम वे में। ठीक है, आगे वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। तो स्टोमेटा और गार्ड सेल के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। तो स्टोमेटा से एक्सचेंज होता है गैसेस और लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होता है जिससे कि एयर से कांटेक्ट रहे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर। तो CO2 और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। डिफ्यूज़ होने यानी एक टाइप का एक्सचेंज होना, या एक टाइप का जहाँ कमी है वहाँ से जहाँ कमी होती है ना वहाँ से वहाँ पे जाना। जैसे तुम्हारी क्लास में कम बच्चे पढ़ते हैं मगर दूसरी क्लास भरी हुई है, तो टीचर क्या कहते हैं कि तुम उस क्लास में चले जाओ, हाँ। तो ऐसा कुछ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर, दे कैन गो इनटू सेल और अवे फ्रॉम देम।
पहले इनको भौंकने दो यार, एक मिनट रुको। हाँ, तो दे कैन गो और अवे फ्रॉम देम आउट इन द एयर, है ना। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द environmental condition and the requirement of the plant. At night when there is no photosynthesis occur, CO2 elimination is major exchange activity going on. तो कहते हैं ना पेड़ के सामने रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या करता है, CO2 रिलीज़ करता है रात में। ध्यान से समझना, वैसे तो O2 रिलीज़ होता है, मगर रात में पेड़ जो है वो CO2 रिलीज़ करता है। कितने लोग मर गए हैं इस चक्कर में, है ना। सोए थे, उनको पता नहीं चला कि CO2 ही छोड़ रहे हैं, CO2 ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात का, CO2 रिलीज़ होती है कि ऑक्सीजन रिलीज जो होती है वो सुबह के टाइम पे होती है, ठीक है। मेजर इवेंट होता है वैसे तो कि ड्यूरिंग डे, सुबह के टाइम पे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो CO2 रिलीज होती, CO2 जो होती है वो तो फोटोसिंथेसिस के काम आ जाती है। तो CO2 रिलीज़ नहीं होती सुबह के टाइम पे, क्योंकि सनलाइट सब कुछ होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है मेजर होता है। तो इसलिए सुबह सुबह हम पार्क वगैरह जाते हैं, है ना, कि पौधे वगैरह जो हैं वो ऑक्सीजन दें हमें प्योर। आगे बढ़ते हैं। एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फ्रॉम फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो जितना जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हटा देना और ऑक्सीजन जितना ले सकें उतना लेना, है ना। तो अब वो एनिमल के अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम तो क्या है, हम तो बस सांस लेते हैं, मगर जो पानी में है वो क्या करते हैं, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। इतनी हैरानी की बात है, लिखा है ना, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। तो ऐसा तो है नहीं कि पानी में कहीं ना कहीं छेद होता है, या मछलियाँ जो ऊपर आती हैं वो तो सांस लेने के लिए आती हैं, नहीं, वो तो भाई मर जाएंगी, क्योंकि उनका गिल्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेने के लिए इस तरह से बने हैं कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन ले पाएँ। हाँ देखो लिखा है ना, ऑब्जर्व फिशेज इन एन एक्वेरियम, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल्स behind their eyes also open and close. Are the timing of opening and closing of mouth and gills coordination is some manner. तो अब हमें मछलियों को देख रहे हैं, ठीक है, कि मुंह भी खुल रहा है, गिल्स भी खुल रही हैं, ठीक है। देखा होगा ध्यान से तो आपको पता होगा गिल्स कैसे होती हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अच्छा ये समस्या है भाई, हवा में, आसमान में जितना, मतलब हवा में बोलता हूँ, ऑक्सीजन है उससे बहुत कम मात्रा में हमारा पानी में होता है डिजॉल्व वे में। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो मछलियों को ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है, जैसे हम हाफ जाते तब हम लेते हैं ना, वैसे वो डेली लेती हैं, सोचो, क्योंकि ऑक्सीजन तो कम है और रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो फटाफट सांस लेनी पड़ती है, ठीक है। फिशेज टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। तो क्या तरीका है, मुंह से तो लेते हैं पानी को, है ना, और उसको गिल्स को पास कर देती हैं, वहाँ से हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड के थ्रू जाता है। टेरेस्ट्रियल, अच्छा आगे भी लिखा है कि हाँ नहीं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन हमारा तो आपको पता ही है, दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ कंस्ट्रक्टेड एंड कंस्ट्रक्ट दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज कॉन्ट्रैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ये सब होता है। अभी हम देखेंगे इसको डिटेल में। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस इन सरफेस, द सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। ठीक है, किसकी बात हो रही है ये हमारे फेफड़ों के अंदर की हो रही है वैसे देखा जाए तो। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सरफेस इट यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। तो हमारे शरीर के अंदर है हमारे फेफड़े, हैं ना, बाहर तो रखे नहीं है, क्योंकि बहुत डेलिकेट है, यानी बहुत नाजुक जगह है। सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। अब पैसेज क्या है, वो सांस हमारे फेफड़े तक कहाँ से जाती है, नाक से जाती है,
है ना. इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब. तो एक ऐसा मैकेनिज्म है, ठीक है. इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल यानी नासिका जो हिंदी में बोलते हैं, है ना. तो नाक से लिया जाता है हमें एयर को, और द एयर पासिस थ्रू द नॉस्ट्रल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन एयर्स. तो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, जिसको नहीं पता है वो एक बार देख ले आईने में. तो बुरी बात नहीं है होने चाहिए, क्योंकि यही हमारा, देखो कुछ लार्ज पार्टिकल होते हैं, वो जितनी जितनी जल्दी बाहर निकल, जितनी जल्द मतलब अंदर ना जाए उतना अच्छा है, ठीक है. लार्ज पार्टिकल चले गए तो क्या हो जाएगा, है ना. तो इसलिए वो है, वो बाहर ही जमा हो जाते हैं, फिर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है. आपको पता है इसके बारे में. द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज, ठीक है. तो जो एयर पास होती है नॉस्ट्रल से, वो फाइन हेयर्स होते हैं, उससे पास होती है, पहले तो फिल्टर होती है. द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस. तो ऐसा ही नहीं है कि अंदर सब ड्राई होता है, अंदर भी हमारा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से म्यूकस होता है. अब देखो म्यूकस की अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है. जो मैंने वो न्यूट्रिशन के टाइम पे आपको बताया था कि वो HCl के साथ म्यूकस सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड करते हैं, वो अलग म्यूकस था, ठीक है. अब इतना ऐसा नहीं है कि क्या पता सेम भी हो, है ना. तो म्यूकस का काम ही होता है कि चीज़ें ऐसा करना कि आसान हो जाए, है ना, हेल्प सपोर्ट करना. पहले तो यहाँ पे तुम्हें पीछे आवाज़ आ रही होगी, ठीक, थोड़ा रुकते हैं, ये पता नहीं कब चुप होंगे. चलो आवाज़ थोड़ी कम हो गई, अब बढ़ते हैं आगे. फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स. फिर यहाँ से गले से और फिर फेफड़ों में चले जाती है. रिंग ऑफ कार्टिलेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द थ्रोट. दिस इंश्योर द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. तो ये चीज़ होती है कि क्या होता है, देखो हमारे पास पाइप जो होती है हमारी गले में, वो ऐसा तो है नहीं कि एक प्लास्टिक की पाइप होगी कभी मुड़ेगी नहीं, है ना. तो कभी कभार क्या होता है, हमारे थ्रोट जो होता है वो सिकुड़ जाता है, तब तो सांस भी नहीं ले पाएंगे, हम फंस गए, है ना. तो वहाँ पे काम आता है रिंग ऑफ कार्टिलेज. ये क्या इंश्योर करती है कि द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. तो एयर जो आने जाने का है वो कोलैप्स ना हो, ठीक है. मतलब इंसान बढ़िया से सांस लेते रहे, ठीक है. फ़िलहाल एक बार मैं ये देख लेता हूँ मोर टू नो के बारे में, ठीक है. उसके बाद बढ़ते हैं आगे. मोर टू नो यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट बीड़ी हुक्का, है ना, ये सब पता है आपको, इज़ हार्मफुल. तो किसी भी फॉर्म में टोबैको का प्रोडक्ट लेना हार्मफुल होता है, ये तो चलो बात हो गई. होता क्या है, यूज़ ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट टंग, लंग, हार्ट, लिवर. स्मोकलेस टोबैको इज़ ऑल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है. तो स्मोकलेस टोबैको आपको पता ही है आपको कि वो क्या लेते हैं, वो खैनी वगैरह लेते हैं, मुझे तो नहीं पता इतना. विमल, है ना, ऐड भी आता है, पता नहीं मेरे को, है ना, इसके बारे में इतना. मगर होता क्या है, ये हम सोचते हैं चलो धुआं है तो धुएं से तो हमारा लंग्स ख़राब हो जाएगा, हम वैसे खा लेते हैं. तो वो हार्ट अटैक के लिए दिक्कत करता है. अभी आएंगे उस सब पे, और इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ रखी हैं और तभी बोला जाता है. मगर अब इतनी बार बोल दिया गया है कि लोग सीरियसली लेते ही नहीं, है ना. जो ज़्यादा चीज़ कॉमन हो जाती है उसको कौन लेता है सीरियस. तो रिस्क बहुत है, स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, पल्मोनरी डिजीज़ हो जाएगी, है ना. इसके बारे पल्मोनरी भी एक टर्म होता है. देयर इज़ अ हाई इंसिडेंट ऑफ ओरल कैंसर, यानी ओरल कैंसर हो जाएगा, है ना. आपने मुकेश के बारे में, गुटका मुकेश तो सुना होगा, है ना. उसके क्या ही बोलूँ, आप पता होगा, ठीक है. तो कैंसर हो सकता है टोबैको से, गुटखा से, तो मना कर दो, बिल्कुल मत खाओ, ठीक है. ऐसे नहीं चलो टेस्ट लेते हैं, क्या हो जा रहा है एक लेने से, दो लेने, है ना. तुम पे है भाई, अब तुम्हारी ज़िंदगी, हम क्या बोलें, संस्कार के डिपेंड करता है वो. फ़िलहाल ये फिगर इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, ठीक है. जैसे मैंने डाइजेशन के लिए बोला था, या तो पेपर में दो चीज़ें पूछ सकते हैं. देखो पेपर में क्या छोड़ो, तुम्हारे इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है.
तो कोविड टाइम में क्या ही पेपर होते हैं अब, है ना, सिर्फ टिक मार्क होते हैं। तो डाइजेशन का फिगर, रेस्पिरेशन का फिगर, फिर पूरे फंक्शनिंग समझाना। हमारे पेपर में तो ऐसे ही आया था उस टाइम पे, 10वीं 2017 में, है ना, तो ऐसे ही आया था कि डाइजेशन समझा दो हमें, फिगर बना के समझा दो कैसे होती है। तो मैंने लिख दिया वो ट्रिप्सिन उसने पूरा लिखा था मैंने, मतलब लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब ये फिगर देखो, नसल पैसेज है, माउथ कैविटी है, फेरेंग्स है, लेरेंग्स है, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एंड सो ऑन, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई सैक, डायफ्राम, रिब्स, रंग्स, है ना, ये सब चीज़ें हैं। और साथ ही साथ देख रहे हो एल्वेलाई कितना वो है, डेलिकेट है, कितना डेलिकेट है ना। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स which finally terminate into balloon like structure which are also called alveoli। तो आखिरी स्टेज क्या है हमारे, alveoli है, बहुत छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। alveolus होता है सिंगुलर, प्लूरल है alveoli। the alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place। तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज टेक प्लेस होता है ना, यानी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। बताएंगे कैसे हो रहा है, आगे आते हैं। The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels। तो अगेन जैसे वेलाई के पास क्या था, है ना, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क था, है ना। यहाँ पे भी ब्लड वेसल का नेटवर्क है। देखो ये जहाँ पे भी ब्लड वेसल का नेटवर्क होगा वहाँ कोई डेलिकेट काम हो रहा होगा पूरे शरीर तक पहुँचाने, क्योंकि मजाक तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे एल्वोलाई में यही हुआ कि ब्लड वेसल्स हैं। तो एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट अवर रिब्स, है ना। तो लिप्स क्या होती है, लिफ्ट हो जाती हैं, पता नहीं, हमने छोटी क्लास में 8th में पढ़ा था शायद। एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। नहीं पता है तो एक बार देख लेना, है ना, या तुम सांस लेके देख लो, पता ही चल जाएगा। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट, जब भी हम सांस लेते हैं, बिकॉज ऑफ द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपैंडेड एल्वेलाई। तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर तो होता ही है, सांस लेने से क्या होता है, वो बैलून फुल जाता है ना, अंदर जब सांस जाती है तो उसकी वजह से हमारी चेस्ट बड़ी हो जाती है। सांस लेके देखो, है ना, नॉर्मली हमें तो लगती नहीं है बड़ी, क्योंकि हम छोटी छोटी सांस लेते हैं। द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वेलाई। अब ब्लड क्या करता है, CO2 जो है वो पूरे शरीर से लेकर आता है तुम्हारे पास एल्वेलाई के नज़दीक, है ना। और देखो कितना डेलिकेट है ना, यानी देखो ब्लड क्या ऐसा होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड में क्या एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, सोच रहे हो। और वही गैसेस बाहर, ऐसा तो नहीं है खून बाहर निकल रहा है नाक से, वो तो रेयर केसेस होते हैं, है ना। तो गैसेस निकल रही हैं, गैसेस जा रही हैं, और कितना बढ़िया से काम हो रहा है ना। कितना डेलिकेट स्ट्रक्चर है हमारे पूरा ह्यूमन बॉडी का। तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और सारी, और वो एल्वोलाई में रिलीज़ हो जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो एल्वोलाई एयर के अंदर, वो ब्लड के अंदर चला जाता है ना, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। तो एल्वुलर ब्लड वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट टेकन अ ब्लड टू ऑल सेल इन द बॉडी। अब जो ऑक्सीजन गया एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स के अंदर, अब वो पूरे शरीर को मिलेगा। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे वो है बचाने का तरीका। हम कहते नहीं कि सांस रोक के दिखाओ, 60 सेकंड तक रोक दी, है ना, या 40 मिनट 40 सेकंड तक रोक दी। तो हम ऐसे कैसे रोक पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे एल्वोलाई के अंदर बची हुई एयर होती है ना, कभी भी एल्वोलाई पूरी एयर नहीं खा पाता, क्योंकि उसको भी पता है इंसान क्या है भाई, मज़े में सांस नहीं ली तो गया वो, है ना। तो बची रहती है एयर, है ना, एल्वोलाई के अंदर। तो काम चलता रहता है जब तक तुम रोक सकते हो। तो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, यानी बचा रहता है एयर, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने का सफिशिएंट टाइम मिले पूरा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए अलग से। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज़ लार्ज। अच्छा एक मिनट रुको, पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। डू यू नो स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, किसको नहीं पता, सब कहते हैं भाई,
है ना, फिर भी स्टाइल मारने के लिए ले लेते हैं। तो लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही कॉमन सी बीमारी है लंग कैंसर हो जाना, क्योंकि हमारे देश में ये ले लो या मज़दूर या जो भी लोग हैं सब स्मोकिंग करते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज़ प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो अपर पार्ट होता है सीलिया से कवर होता है वो। द सीलिया हेल्प इन रिमूविंग जर्म डस्ट एंड हार्मफुल पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल एयर। तो स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दिस हेयर ड्यू टू विच जर्म डस्ट स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल एंटर इन टू लंग्स। ठीक है, तो सीलिया को ही ख़राब कर देता है स्मोकिंग। तो अब क्या, जो जर्म वगैरह हैं वो तो गए, अब तो आराम से आ जाएंगे, है ना। तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें खांसी, हमें कफ हो जाता है ना, और लंग कैंसर तक हो जाता है। When the body size of animal is large, the diffusion process along cannot take care of oxygen delivered to all part of the body। ठीक है, जब बॉडी का साइज़ बड़ा होता है जैसे हमारे केस में, तो डिफ्यूज़न अकेला काम नहीं कर सकता कि हर पार्ट में डाल रहे हैं। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर into the lungs and carry it to the tissue which are deficient in the oxygen before releasing it। ठीक है, तो क्या होता है, जिनको कमी है ना उनको देंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कंधे में से जो हमारे सेल हैं, हमारे कंधे में जो सेल हैं उनको चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, और वो पास पड़ते हैं, तो नहीं, अगर पास में दे दिया पैरों तक कौन जाएगा, ऐसा नहीं, हर जगह देते हैं, है ना। जिसको डेफिशिएंसी है उसको पहले मिलता है। तो इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेकअप, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं जो ऑक्सीजन को लेते हैं और टिश्यूज़ को देते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ हेमोग्लोबिन। तो ऐसा नहीं है डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़न तो बहुत लंबा प्रोसेस है यार, है ना, बहुत टाइम टेकिंग है। यहाँ पे हमारा आते हैं हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा खून क्या है, लाल रंग का है ना। तो कोई पूछेगा कि हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसमें। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को बहुत अच्छा मानता है। तो मतलब बहुत अच्छा मानना है, यानी ऑक्सीजन जो है उसका फेवरेट है, तो वो ऑक्सीजन को लेके इधर उधर घूम सकता है आराम से, है ना। दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो आरबीसी में होता है ये। कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी का रीज़न यही है कि देखो, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये सब आपने पढ़ा होगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज़, एंड हेंस इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिज़ोल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। तो ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा दिक्कत करता है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल है पानी में, तो वो डिज़ोल्व फॉर्म में ही ट्रैवल करता है। तो ये उसके लिए कोई पिगमेंट नहीं है कि कोई ऑक्सीजन को इधर ला रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को उधर देगा। ठीक है, बोल रहे हैं इफ़, हाँ ये देखो काफ़ी अच्छा फैक्ट है ये। इफ़ द एल्वेओलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज़? कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम व्हेन द लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस। तो 80 मीटर स्क्वायर तक कवर कर लेता है जब एक बार एल्वेओलाई स्प्रेड आउट होता है। तो सोच रहे हो, वो छोटी सी जो दिखने वाली वो है, बैलून जैसे टाइप है, वो इतना बड़ा साइज ले लेते हैं। ठीक है, इफ़ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get into our toe from the lungs। ठीक है, देखो कितना स्लो प्रोसेस है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लिखा है आरएंट यू ग्लैड ऑफ हेमोग्लोबिन। हाँ एकदम, हम कितने खुश नसीब है कि हमारे पास हेमोग्लोबिन है ना। क्योंकि डिफ्यूज़न होता तो 3 साल लग जाते हमारे सेल, हमारे पैर के अंगूठे तक सेल को पहुंचने में, है ना। अभी तुम्हें एक होते ब्लड सर्कुलेशन, है ना, हमारे बॉडी में जो इतने फटाफट से ब्लड सर्कुलेट होता है ना, वो तो क्या ही बताऊँ, बहुत मस्त चीज़ है ना। ये कैसे हुआ, कैसे बना, भगवान ने कैसे करा, है ना, बहुत कमाल बना रखा है हमें। तो देख रहे हो 3 साल लग जाते अगर डिफ्यूजन इज़ द ओनली प्रोसेस होता तो। जैसे ये प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में टाइम लगता है, ठीक है, प्लांट्स में भी आएंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आप ये क्वेश्चन आंसर करने की ट्राई करना, जो जो मैंने पढ़ा है उसी में से होंगे, वरना आपको पता ही है मैं आखिर में सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर ही देता हूँ।
ठीक है, वे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।